Hello, students. How are you? I hope that you are in good health and in good spirit. आज एमए सेमेस्टर थर्ड की इस क्लास में अंतर्राष्ट्रीय विधि की क्लास में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। अगर आपको याद हो, मैं आपसे पिछली बार बात कर रहा था अबाउट द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। राज्य के प्रदेश के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे अबाउट द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। और इस संदर्भ में हमने आपसे बात किया था अबाउट इंटरनेशनल कैनाल्स, अंतर्राष्ट्रीय नहरों के विषय में हमने आपसे बात किया था। और उसमें जैसे कील कैनाल, सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, इन 3 नहरों के बारे में हमने आपसे बात किया था और ये बताया था कि इनका महत्व क्या है और कुछ आधारभूत बातें इनसे जो जुड़ी हुई थी। आई हैड स्पोकन अबाउट ऑल दोज इश्यूज रिगार्डिंग इंटरनेशनल कैनाल्स, है ना। आज कुछ और भी बातें कर लिया जाए अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज सम रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर, है ना। अभी इस अध्याय के कुछ और बिंदु रह गए हैं, उसको आज हम समाप्त करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट टेरिटरी, देन वी नीड टू डिस्कस अबाउट इशूज सच एज टेरिटोरियल सी। राज्य के प्रदेश के बारे में बात करते समय कुछ अन्य विषय भी आते हैं, जैसे उसमें प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सी। नाउ व्हाट इज टेरिटोरियल सी? जैसा नाम ही बता रहा, प्रादेशिक समुद्र, अर्थात समुद्र का वो भाग जो किसी प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। प्रादेशिक समुद्र अर्थात वो समुद्र जो किसी प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। टेरिटोरियल सी इज दैट सी विच इज अलाइंड to the territory of a state. Therefore, we call it as a territorial sea. That is sea, or that portion of sea that is in touch or that is closely aligned with the territory of a state. तो ऐसे समुद्र को हम प्रादेशिक समुद्र कहते हैं, टेरिटोरियल सी कहते हैं हम, है ना। ये तो हो गया डेफिनेशन, है ना। अब इसके आगे जब बात करते हैं टेरिटोरियल सी होता क्या है वास्तव में, इसका उद्देश्य क्या होता है। टेरिटोरियल सी, इनफैक्ट अगर हम इसके बारे में और बात करें, टेरिटोरियल सी बेसिकली इट इज दैट पार्ट ऑफ द सी ऑन विच अ पर्टिकुलर स्टेट हैज कंट्रोल ओवर दैट पोर्शन ऑफ द सी। प्रादेशिक समुद्र वास्तव में वो समुद्र होता है, एक तो हमने बताया कि वो किसी प्रदेश की सीमा से लगा होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये वो भाग है, किसी समुद्र का वो भाग है जिस पर किसी प्रदेश का नियंत्रण होता है। एक तो वो भाग किसी राज्य की सीमा से लगा होता, प्रदेश से लगा होता, और दूसरी बात है केवल उस प्रदेश से लगा ही नहीं है, अलाइंड ही नहीं है, बल्कि उस प्रदेश का समुद्र पर नियंत्रण होता है, समुद्र के उस भूभाग पर नियंत्रण होता है। सो नंबर 1 कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी what should I say, it must be aligned with that state, it must be attached to that state, है ना। और दूसरी बात क्या है, that state must have control over that part of the sea। तो अब तीसरी बात आती है, समुद्र के कितने भाग पर उस प्रदेश का नियंत्रण होता है। क्या समुद्र तो आप जानते हैं मीलों लंबा होता है, सैकड़ों मीलों लंबा होता है, तो कितनी दूरी तक उस प्रदेश का अधिकार होगा, नियंत्रण होगा। तो अब देखिए, इसके लिए कोई एक पहले तो निश्चित नियम नहीं था। एवरी स्टेट हैड डिवाइज्ड इट्स ओन concept of territorial sea. For instance, America, Britain, and Japan, these countries and similar other countries, they considered that they had at least 3 kilometer area of coastal sea under its immediate control. अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ऐसे देश ये मानते थे, इवन हॉलैंड, ये ऐसे देश मानते थे कि
प्रादेशिक समुद्र अर्थात वो समुद्र जो उनके देश से लगा होता था, उस समुद्र के 3 मील पर उनका नियंत्रण है। They considered that they had control over at least 3 kilometer area of the territorial sea, यानी 3 मील का समुद्र प्रादेशिक समुद्र का हिस्सा माना जाएगा। ये राज्य आपस में, ये इन राज्यों का ये मंतव्य था, ये मान्यता थी। अमेरिका की, ब्रिटेन की, हॉलैंड की, है ना, ये जापान की, ऐसे ही कुछ देश थे जो प्रादेशिक समुद्र के 3 किलोमीटर एरिया तक अपना देश का नियंत्रण मानते थे, संप्रभुता मानते थे। बट देयर वर अदर स्टेट्स ऑल्सो, देयर वर अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल, देयर वर अदर कंट्रीज ऑल्सो, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज, who considered that 3 nautical miles or 3 miles area was not much। चूँकि देखिए यूरोपियन कंट्रीज अधिकांश कोस्टल स्टेट्स थीं, तटवर्ती देश थे। तटवर्ती अर्थात समुद्र तट से लगे हुए थे, अधिकांश लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन, नॉर्वे, है ना, फिनलैंड, Spain, Portugal, these are those European countries which are considered to be as coastal states or coastal countries। ये कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें तटवर्ती राज्य माना जाता है, अर्थात समुद्र के तट पर ये देश बसे हुए हैं। तो इनका ये मानना है कि इनकी पूरी तो आजीविका, इनके पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ही समुद्र पर आधारित है। इसलिए इनका ये मानना था कि 3 मील का जो क्षेत्रफल है समुद्र में वो पर्याप्त नहीं था इनके लिए। दे वांटेड टू हैव अ मोर एरिया ऑफ टेरिटोरियल सी अंडर द जुरिस्डिक्शन। इसलिए इन्होंने कहा कि 3 मील नहीं बल्कि 12 मील। 12 मील, कैन यू इमेजिन, 3 कहाँ और कहाँ 12। They considered that 12 nautical miles, the area of 12 nautical miles in the territorial sea should be considered to be as their control, as a area of control, है ना। ये इनका ये मानना था। अच्छा, अब देखिए, जब ये इन लोग ने ये ऐसा माना कि 12 नॉटिकल माइल था, तो इसको लेकर भी कुछ विवाद हुआ। कहाँ 3 नॉटिकल माइल से? देखिए, समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो किलोमीटर्स में नहीं होती है, ना ही वो मील में होती है, बल्कि वो नॉटिकल माइल्स में होती है। एंड नॉटिकल माइल्स इज़ अ बिगर यूनिट एज कंपेयर टू अ नॉर्मल माइल। तो समुद्री मील एक सामान्य मील की तुलना में अधिक होता है। परहैप्स 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.6 माइल्स। 1 nautical mile is equal to 1.6 miles। एक समुद्री मील बराबर 1.6 मील के। इसलिए यू कैन इमेजिन दैट नॉटिकल माइल्स इज अ बिगर यूनिट। तो ये जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज थे उनका मानना था कि वो उनका अधिकार 12 समुद्री मील तक है समुद्र में। और इसके मानने का कारण ये था बिकॉज दे कंसिडर्ड that since they were coastal states, therefore they needed more space into the sea. A more area of the sea should be brought under their national jurisdiction, क्योंकि उसके बिना उनकी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी, उनका राष्ट्र का जीवन यापन नहीं हो पाएगा। अमेरिका और ब्रिटेन की बात अलग है, ये लोग मानते थे, क्योंकि ब्रिटेन अधिकांश वही करता था जो अमेरिका बोला करता था। सो इफ फॉर अमेरिका इट वाज 3 नॉटिकल माइल्स, तो ऑटोमेटिकली इट वाज 3 नॉटिकल माइल्स फॉर ब्रिटेन ऑल्सो। बट दिस वाज नॉट द केस विद अदर कंट्रीज, है ना, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, नॉर्वे हो। दीज आर ऑल लार्जली कोस्टल कंट्रीज। और इसलिए वो मानते थे कि 12 नॉटिकल माइल्स तक उनको समुद्र में अधिकार दिया जाना चाहिए। Now what is India's position in this regard? हमने सबकी तो बात कर लिया, भारत की स्थिति क्या है?
देखिए भारत की स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि 1976 में, इन 1976 it was declared by the government of India that India too would have 12 nautical miles as the area of the sea under its jurisdiction. भारत सरकार ने ये घोषणा कर दिया था कि समुद्र की 12 मील की दूरी भारत के प्रदेश का हिस्सा होगी. दैट इज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया वुड एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इनटू द सी. ये भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया 1976 में, इन द ईयर 1976. तो इसको कम से कम याद रखिएगा, दीज आर सर्टन बेयर फिगर्स कि 12 नॉटिकल माइल्स भारत का प्रादेशिक समुद्र का हिस्सा है. और देखिए 1976 के बाद अल्टीमेटली जो अंतर्राष्ट्रीय विधियां बनाई गई संयुक्त राष्ट्र में भी और अन्य जगह पर भी, उन सब के द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया कि अब प्रादेशिक समुद्र प्रत्येक तटवर्ती राज्य के लिए 12 समुद्री मील तक उपलब्ध होगी. दैट इज territorial sea would extend up to 12 nautical miles in the sea for all the coastal states. सभी तटवर्ती राज्यों के लिए प्रादेशिक समुद्र 12 समुद्री मील तक मानी जाएगी. तो नाउ इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल. अब ये बात स्थापित हो चुकी है कि टेरिटोरियल सी का जो डिस्टेंस होगा वो समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स है, या सामान्य भाषा में समझ लीजिए 12 मील तक समुद्र के अंदर किसी भी तटवर्ती राज्य का नियंत्रण होगा. अच्छा, अब यहाँ ये बात आती है कि इसको मापा कैसे जाएगा. हाउ विल दिस डिस्टेंस बी मेजर्ड इन द सी. देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि जो जो तटवर्ती राज्य होते हैं, जहाँ जहाँ समुद्र तट होता है, आपने सुना होगा या देखा भी होगा, वहाँ ज्वार भाटा आता है. यानी ज्वार, जब ज्वार का मतलब क्या होता है, ज्वर, आपने सुना होगा ज्वर यानी फीवर. ज्वर क्या है, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, देन वी से यू आर अंडर फीवर. तो इसी तरह जब पानी का लेवल ऊपर बढ़ने लगता है, इसको ज्वार कहा जाता है. समुद्र के तट पर जब जल ऊपर बढ़ने लगता है, यानी आगे आने लगता है, यानी समुद्र तट की ओर आने लगता है, समुद्र का पानी जब किनारे की ओर गश करने लगता है, भागने लगता है, और साथ ही साथ ऊपर की ओर उठने लगता है, आसमान की तरफ उठने लगता है, इसे हम कहते हैं ज्वार. इसे कहते हैं ज्वार, उठान पर है. और भाटा किसे कहते हैं, जब वाटर रिसीड करता है, अर्थात लहरें नीचे होने लगती है, शांत होने लगती है, और पानी बैक टू द सी फ्लो करता है, इसे कहते हैं भाटा. कहते हैं ना, नाउ द सी इज काम, अब समुद्र शांत हो चुका है. और कहा यह भी जाता है, द सी इज गेटिंग रफ, डोंट वेंचर आउट इनटू द सी बिकॉज द सी इज गेटिंग रफ. ये अक्सर सरकार की तरफ से वार्निंग दी जाती है कि कृपया आप लोग समुद्र में इस समय ना जाइए, क्योंकि ज्वार आने वाला है और इस समय समुद्र बड़ा अस्थिर होगा, उसका बड़ा आप कह लीजिए कि वो एक बड़ा डिस्टर्ब्ड स्टेट में होगा. इसलिए अंदर जाने में, समुद्र जाने के अंदर ऐसे समय जाने में आपके जान को खतरा है. एंड ऑल द फिशरमैन दे आर ऑल्सो वार्न्ड बाय द कोस्टल अथॉरिटीज़. अर्थात समुद्र तट की जो पुलिस है, जिसे हम कहते हैं कोस्टल पुलिस, है ना, जो तटवर्ती जो पुलिस है, उसके द्वारा ये माइक पर घोषणा कर दी जाती है कि ज्वार आने वाला है, और जितने लोग भी समुद्र के आसपास है या अंदर भी हैं, वो सब वापस आ जाएं. तो क्योंकि ये ज्वार आने वाला है, समुद्र की लहरों ऊपर उठने वाली हैं, और समुद्र का पानी अब किनारे की तरफ भागेगा, बहुत ऊंची ऊंची लहरों से होते हुए. कभी हो सकता संभवतः आपने देखा हो, ये फिनोमेना देखा हो, और नहीं देखा हो तो आप अपने इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, व्हाट इज़ हाई टाइड एंड व्हाट इज़ लो टाइड. इसको हम कहते हैं, ज्वार को कहते हैं हाई टाइड, है ना, जब ऊपर की ओर पानी बढ़ता है वो ग्रेविटेशनल पुल के वजह से, और दिन में 2 बार हाई टाइड और लो टाइड आता है. रिमेंबर ऑलवेज दैट देयर आर 2 periods in a day when high tide and low tide occurs, है ना. तो 2 बार होता है दिन में, एक तो रात के समय होता है और एक दिन के समय होता है. तो हाई टाइड इट इज़ अ डेंजरस सिचुएशन, है ना. तो अब ये कहा जाता है कि जो टेरिटोरियल जो वाटर है कैसे मापेंगे. तो अब देखिए
जो ये माना जाता है, अब ये जो स्टैब्लिश्ड नॉर्म है इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत, जो अब ये कानून द्वारा स्थापित हो चुका है कि जब हाई टाइड आएगा, अर्थात जब पानी ऊपर बढ़ेगा, एक तो थोड़ा सा राइज होगा। अब राइज होने का मतलब क्या है? राइज होने का तात्पर्य है कम से कम 3-3, 4-4 मीटर ऊंची लहरें उठने लगती हैं हाई टाइड के समय में। इफ़ यू एवर हैपन टू गो टू अ सी कोस्ट ड्यूरिंग द हाई टाइड, and if you can see that scenario, then perhaps you will realize better what is high tide. तो हाई टाइड के समय में, ज्वार के समय में समुद्र की लहरें कम से कम 3, 4 या 5 मीटर ऊंचे तक उठने लगती है, बड़ी भयावह दिखती है। इट्स रियली वेरी फ्राइटनिंग टू सी, आई मीन द वेव्स, आई मीन राइजिंग दैट हाई, है ना। तो पानी ऊपर उठने लगता है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, और साथ साथ उसका वेग बहुत बढ़ जाता है। द स्पीड ऑफ द वाटर इंक्रीजेस एंड स्टार्ट्स रशिंग और गशिंग टू द कोस्ट, किनारे की ओर भागने लगता है, और बहुत तेजी से भागता हुआ बहुत अंदर तक चला जाता है। जहाँ रिहायशी इलाका भी हम कहते हैं, रिहायशी इलाका यानी आवासीय क्षेत्र तो बहुत बाद में आता है, लेकिन सी कोस्ट पर बहुत अंदर तक चला जाता है, यानी बहुत जहाँ जहाँ ड्राई एरियाज़ हैं, शॉप्स हैं, दुकानें होती हैं, वहाँ तक ये समुद्र का पानी चला जाता है। तो अब ये इंटरनेशनल लॉ के द्वारा स्थापित हो चुका है कि जहाँ तक ये पानी जाता है ड्यूरिंग द हाई टाइड, जहाँ तक ये पानी जाता है, मान लीजिए वो पानी 1 किलोमीटर तक गया अंदर, है ना, पानी वहाँ तक अंदर गया, और उसके बाद पानी रिसीड होता है ना, पानी उसके बाद रिसीड होता है, और रिसीड होते होते जब शांत हो जाता है समुद्र, और वो अपने ओरिजिनल प्लेस पर आ जाता है, मान लीजिए समुद्र बहुत शांत हो जाता है और समुद्र खिसक कर अंदर चला जाता है, तो वास्तव में समुद्र खिसक कर जब अंदर चला गया तो वहाँ से ये मापा जाता है, वहाँ से इसके डिस्टेंस मेजर करी जाती है, और 12 नॉटिकल माइल्स यानी 12 मील समुद्र के अंदर तक वो उसको मेजर किया जाता है। तो संभवतः आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो देखिए, जब ऐसे नॉर्मल वे में नहीं कोई मेजर कर लिया जाता है, अगर ये कहा जाएगा अच्छा 12 मील समुद्र की दूरी यहाँ से नाप लीजिए समुद्र तट से, कहाँ से नापेंगे ये नहीं पता चलेगा। तो हाई टाइड और लो टाइड से ये डिफाइन होता है, ये गवर्न होता है। तो जब हाई टाइड आती है, हाई टाइड से पानी जितना अंदर तक चला जाता है ना, अर्थात जो नगर का इलाका है जहाँ जनता रहती है वहाँ तक जाता है, और वहाँ से जब फिर वापस जाता है बहकर समुद्र के अंदर जाता है, और समुद्र के अंदर जाकर और अंदर चला जाता है, जब शांत हो जाता है समुद्र, उसके पत्थर उत्थर तक नीचे दिखने लगते हैं, चट्टान दिखने लगते हैं, वहाँ से ये मापा जाता है ना। तो जब वहाँ से मापेंगे तब हमें 12 नॉटिकल माइल जहाँ तक समुद्र में जाएगा वहाँ पर हम कहते हैं वो उसका 12 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस वहाँ पर जाकर पूर्ण होगा। अब कोई ये पूछ सकता है इतना ये सब समझाने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों नहीं मान लेते हैं कि जो स्टिल वाटर है, जो समुद्र तट पर जहाँ समुद्र है, अगर आपने मरीन ड्राइव देखा है मुंबई में, या कोवलम बीच देखा है केरला में, है ना, तो वहाँ पर या किसी भी समुद्र तट पर देखा होगा, तो जहाँ पर समुद्र शांत खड़ा रहता है हम वहाँ से क्यों नहीं मेजर कर लेते, नहीं वहाँ से नहीं मेजर किया जाता है, इसको हमेशा हाई टाइड और लो टाइड से किया जाता है। तो जो लो टाइड वाला है ना, जो अर्थात भाटा है, अर्थात लो टाइड है, जब वो खिसक कर समुद्र का पानी और अंदर तक चला जाता है, समुद्र के अंदर चला जाता है, यहाँ तक कि इतना खाली हो जाता है समुद्र की, समुद्र तट पर जो पानी के अंदर ऐसे नॉर्मली बड़े बड़े चट्टानें पड़े रहती हैं वो भी ऊपर दिखने लगती हैं। तो लास्ट पॉइंट जहाँ तक वो समुद्र का पानी खिसक कर चला गया, मान लिया आधा किलोमीटर तक अगर वहाँ से खिसक कर समुद्र के अंदर चला जाता है लो टाइड में, तो फिर वहाँ से उसको डिस्टेंस मेजर किया जाएगा और 12 नॉटिकल माइल 12 मील जहाँ तक ख़त्म होगा वहाँ तक ये होगा। तो ये है टेरिटोरियल वाटर का मतलब है ना। अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या है, ये तो उसके मापने की बात आ गई। व्हाट इज़ अ पर्पस ऑफ द नॉटिकल माइल, व्हाट इज़ अ पर्पस ऑफ टेरिटोरियल वाटर। अब देखिए टेरिटोरियल वाटर का उद्देश्य क्या होता है प्रादेशिक समुद्र का। देखिए इसका उद्देश्य ये होता है कि विशेष रूप से जो तटवर्ती राज्य होते हैं, कोस्टल स्टेट्स होते हैं, है ना, कोस्टल स्टेट्स, अतः वो राज्य जो पूरी तरीके से समुद्र तट पर ही बसे हुए हैं, इसे हम कहते हैं तटवर्ती देश, तटवर्ती राज्य,
वे राज्य जो मूल रूप से समुद्र के तटों पर ही बसे हुए हैं। इसमें यूरोपियन स्टेट्स बहुत सारे हैं जो समुद्र के तट पर बसे हुए हैं। यूरोपियन जैसे हमने बताया, स्वीडन है, हॉलैंड है, फ्रांस है, बेल्जियम है ना, ये पुर्तगाल है। तभी तो देखिए सब बड़ी बड़ी समुद्री महाशक्तियाँ थीं। तभी तो ये देखिए ब्रिटेन, इट वॉज सच अ पावरफुल स्टेट, इट हैज़ सच अ इट्स नेवी वॉज सो मच फियर्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत बड़ी उसकी बड़ी सशक्त नेवी हुआ करती थी ब्रिटेन की, इसीलिए उसने लगभग 150 देशों पर उसने शासन किया, है ना। द सन नेवर सेट्स ऑन द यूनियन फ्लैग, ये माना जाता था कि समुद्र की कभी सूर्य अस्त नहीं होता था ब्रिटिश साम्राज्य पर, और वह कोस्टल स्टेट था। इसी तरह फ्रांस भी तटवर्ती राज्य है, उसने भी दुनिया के बहुत सारे देशों पर शासन किया। उसी तरह पुर्तगाल है, उसी तरह हॉलैंड है ना। उसी तरह से और भी देश हैं जैसे स्पेन है ना। तो इस तरह से बहुत सारे देश हैं जो तटवर्ती राज्य हैं, और उन्होंने समुद्र तट पर रहते हुए अपनी शक्ति बहुत बढ़ा लिया। इसलिए जो तटवर्ती राज्य हैं उनको अपनी राष्ट्र की जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उसको मजबूत करने के लिए इस पर समुद्र तट पर बहुत निर्भर होते हैं, यानी समुद्र पर बहुत निर्भर होते हैं। इसलिए ये जो 12 समुद्री मील है, इस 12 समुद्री मील में समुद्र के अंदर जो खनिज पदार्थ होगा, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ उस प्रदेश का, उस देश का, उस पर अधिकार होगा, एक अधिकार होगा। सो देयरफॉर इट इज दैट पार्ट ऑफ द सी which produces wealth for that nation. Territorial sea is that part of the sea for a coastal state that produces immense wealth for that state. तटवर्ती राज्य के लिए ये जो समुद्री, ये प्रादेशिक समुद्र का हिस्सा है, भाग है, ये उसके लिए बड़ा वरदान होता है, क्योंकि उसमें खनिज पदार्थ हैं, उसमें कोयला, उसमें गैसेस हैं, उसमें पेट्रोलियम पदार्थ हैं, है ना। भारत में एग्जाम्पल ने, भारत ने 12 नॉटिकल माइल क्यों डिक्लेयर किया 1976 में? क्योंकि वो थोरियम का भंडार है। भारत के समुद्र तटों पर थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है, और थोरियम क्या है? ये एनरिच यूरेनियम का एक ऑल्टरनेटिव होता है। देखिए यूरेनियम जो होता है U-235 जो होता है, आइसोटोप होता है, दैट इज़ अ वेरी प्रेशियस केमिकल और प्रेशियस यू कैन से कंपाउंड, यूरेनियम U-235 है ना, जिससे कि न्यूक्लियर ये टेक्नोलॉजी बनाने में सहायता मिलती है, और ख़ास तौर से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में इसका प्रयोग होता है। U-235 है, U-238 है ना, ये सब एनरिच यूरेनियम के प्रकार हैं। लेकिन हर देश के पास ये एनरिच यूरेनियम या यूरेनियम का भंडार नहीं हो पाता है, इस जैसे भारत के पास भी नहीं है। इसलिए थोरियम जो है, थोरियम भी उसका एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है। ये पीसफुल यूज़ ऑफ एनर्जी के काम में भी आता है, अर्थात ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीका कैसे किया जा सकता है, थोरियम को कन्वर्ट किया जाता है फॉर द पीसफुल पर्पसेस, पीसफुल न्यूक्लियर पर्पसेस। सो थोरियम से न्यूक्लियर आप कह लिए कि वेपन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी इससे डेवलप करी जा सकती है। इसीलिए भारत ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने 12 नॉटिकल माइल्स को डिक्लेयर कर दिया था अपना टेरिटोरियल बॉर्डर, और बाद में इंसिडेंटली इसी 12 नॉटिकल माइल को संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने कानूनों के माध्यम से इसकी पुष्टि कर दिया। तो आज के तारीख में सभी देश के पास प्रादेशिक समुद्र का 12 नॉटिकल माइल का हिस्सा है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना होगा, तो इस प्रादेशिक समुद्र का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रादेशिक समुद्र का उद्देश्य यही होता है कि किसी देश से तात्पर्य मूल रूप से जो तटवर्ती राज्य हैं उसकी अर्थव्यवस्था में आप कह लिए कि वृद्धि हो, सशक्त हो, और चूँकि वो तटवर्ती जो राज्य पूरी तरीके से समुद्र पर डिपेंड रहता है, इसलिए समुद्र से उसे अधिक से अधिक आजीविका मिल पाए, समुद्र से अधिक उसको खनिज पदार्थ मिल पाए, उसको गैस मिल पाए, उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल पाए, है ना, सो दैट इट कैन यूज़ ऑल दीज थिंग्स फॉर इट्स नेशनल ग्रोथ, फॉर इट्स नेशनल इकोनॉमी। ये इसका महत्व है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी कहता है
कि टेरिटोरियल सी के थ्रू, यानी प्रादेशिक समुद्र का तात्पर्य ये नहीं है कि आप उसमें किसी अन्य देश के जहाज़ को अलाउ नहीं करेंगे। यानी अगर आपने समुद्र का इतना बड़ा हिस्सा हर देश के पास है, तो अब इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि आप अपने प्रादेशिक समुद्र में किसी अन्य देश के जलपोत को प्रवेश करने से रोक दें, ऐसा नहीं हो सकता है। दिस कैनॉट बी पॉसिबल दैट अ नेशन कैन डिनाई द एंट्री ऑफ एनी फॉरेन वेसल और एनी फॉरेन वॉरशिप इवन, है ना, टू पास थ्रू इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। तो कोई भी राष्ट्र अपने प्रादेशिक समुद्र से किसी भी जलपोत को या रणपोत को, वेसल को या वॉरशिप को डिसअलाउ नहीं कर सकता है, उसकी एंट्री को रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, कुछ रेगुलेट अवश्य कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जो कमर्शियल जो शिप्स हैं, जो कार्गो शिप्स हैं, जो पैसेंजर शिप्स हैं, उनको तो खैर रेगुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। जो नॉर्मल होता है कि वो जब वो वहाँ से कार्गो या कमर्शियल शिप या वो पैसेंजर शिप पास होगा तो उसको पूरी सूचना उस प्रादेशिक समुद्र वाले देश को देना होगा, है ना। ये तो नॉर्मल चीज़ है। कोई भी आपके घर के सामने से या आपके घर का कोई भीतरी हिस्सा का कोई सड़क का यूज़ करते हुए यूज़ कर रहा है और कोई आपका गेट आके खोलता है, फिर वहाँ से निकल के दूसरी जगह जाता है, तो आपसे पहले उसको परमिशन लेनी होगी। तो यही प्रादेशिक समुद्र का कंसेप्ट है। तो नॉर्मल वे में, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो ये कमर्शियल शिप्स एंड पैसेंजर शिप्स एंड कार्गो शिप्स दे विल टेक द प्रायर परमिशन। लेकिन व्हाट अबाउट द वॉर शिप, है ना, व्हाट अबाउट द सबमरीन्स, है ना, खास तौर से इनके लिए। अब देखिए, जब वॉरशिप अर्थात रणपोत, जलपोत होता है, एक रणपोत होता है। जलपोत जिसे हम कहते हैं कि सामान्य जो आप कह लिए कि ये वेसल होता है। वेसल का मतलब है शिप होता है, पानी का जहाज, है ना। तो सामान्य रूप से जब ऐसे जहाज पास हो रहे हों जो जनता वाले अर्थात कार्गो हैं, पैसेंजर, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है ना, वो तो नॉर्मल रूटीन है। लेकिन when there is a issue of warship passing through the territorial waters, या जब वहाँ से सबमरीन्स पास हो रही हो, है ना, पनडुब्बी पास हो रही है, तो दोनों चीज़ों में, चाहे वो रणपोत हो चाहे पनडुब्बी हो, अगर मान ली पनडुब्बी वहाँ से निकल रही है प्रादेशिक समुद्र से, तो वो पनडुब्बी पानी की सतह पर आ जाएगी, ऊपर की ओर आ जाएगी। अर्थात वो इस तरह से निकलेगी कि विजिबल होके निकले और जिस देश का पनडुब्बी है उस देश का झंडा ऊपर लगा होना चाहिए। दिस इज अ रूल फॉर द सबमरीन्स, है ना। अब आप जान लीजिए पनडुब्बी, है ना, पनडुब्बी अर्थात डुब्बी का मतलब है जो नीचे बैठ जाती है, डुबकी मार जाती है ना। पन मीन्स इट इज अ मशीन, है ना, दैट मशीन विच कैन सिंक इटसेल्फ इन द वाटर, इट्स कॉल्ड एज सबमरीन, है ना। हिंदी में जब हम कहते हैं पनडुब्बी, अर्थात पन, है ना, पन आप जानते हैं कि पंचक्की कहते हैं, है ना। तो अर्थात इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मशीन, है ना। पन का मतलब मशीन हुआ, है ना। तो ऐसी मशीन जो पानी में बैठकर अंदर होकर चलती है, इसको हम कहते हैं पनडुब्बी। तो पनडुब्बी तो आप जानते हैं इट इज़ अ वॉर इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ अ वॉर मशीन एंड नॉर्मली इट ऑपरेट्स अंडर द वाटर। पता ही नहीं चलता है कि अंदर कोई जा रही है, कोई मशीन, कोई युद्ध की कोई आपके लिए कोई युद्ध सामग्री अंदर जा रही है ना। बट व्हेन इट हैज़ टू पास थ्रू द टेरिटोरियल वाटर्स, इट इज़ सपोज टू कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर। उसको पानी की सतह पर ऊपर आना होगा और साथ साथ मान लीजिए अमेरिका की पनडुब्बी है, भारत के प्रादेशिक समुद्र से गुजर रही है, तो वो पनडुब्बी पानी की सतह पर आएगी और उसको अमेरिकन फ्लैग डिस्प्ले करते हुए वहाँ से निकलना होगा। वो अंदर की पानी के अंदर होकर नहीं गुजर सकती, अदरवाइज इट विल कंसिडर टू बी एज अ वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स, है ना। तो ये तो पनडुब्बी के लिए हो गया। इसी तरह वॉरशिप जैसे होता है, रणपोत होता है। अब देखिए, जो लड़ाकू जहाज होते हैं, जब वो वहाँ से पास होंगे, दे विल ऑल्सो विल हैव टू बियर द फ्लैग ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग, है ना। मान लीजिए अमेरिका का वहाँ से वॉरशिप पास हो रहा है, भारत के समुद्री प्रादेशिक समुद्र से 12 मील के अंदर से ही समुद्र, ये अमेरिका का शिप पास हो रहा, वॉरशिप पास हो रहा है, देन इट विल हैव टू डिस्प्ले इट्स नेशनल फ्लैग। और साथ ही साथ
while it is passing through the national waters of India or for that matter any other country, it cannot simply जिसे आप कह लिए कि इन्वॉल्व इट सेल्फ इन एनी काइंड ऑफ वॉर प्रैक्टिस और वॉर ड्रिल, है ना, किसी भी प्रकार से युद्धाभ्यास में या युद्ध जिसे हम कहते हैं वॉर ड्रिल, युद्धाभ्यास नहीं कर सकता है। प्रादेशिक समुद्र में कोई भी देश का रणपोत्र पास होते हुए वहाँ पर अपने युद्ध अभ्यास नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, सामान्य रूप से ये भी नियम है कि दैट इट विल हैव टू पास थ्रू द टेरिटोरियल वाटर्स विदाउट स्टॉपिंग, बिना वहाँ रुके हुए, बिना लंगर डाले हुए उस रणपोत को, उस वहाँ से लड़ाकू जहाज को पास होना होगा, बिना रुके हुए, बिना लंगर डाले हुए। Because if a warship was passing through the territorial waters and if it docks into the harbor, in the harbor of the territorial waters, है ना, then it will be a serious issue, है ना, तब ऐसे में उसको प्रायर परमिशन लेना होगा। देखिए अब जो पैसेंजर शिप होता है, जो कार्गो शिप होता है या कॉमर्शियल शिप होगा, इट हैज़ अ राइट टू स्टे और टू डॉक इन द टेरिटोरियल वाटर्स इन द हार्बर और टू पास अवे विदाउट स्टॉपिंग, उसके पास ऑप्शन होता है। बट द केस इज नॉट सेम विद रिगार्ड टू द टेरिटोरियल, विद रिगार्ड टू द वॉरशिप। सो वॉरशिप विल हैव टू पास थ्रू द टेरिटोरियल वाटर्स uninterrupted without stopping itself. It cannot simply stop there and dock there, ना, वो लंगर डाल के खड़ा नहीं हो सकता है। और यदि कोई ऐसा इमरजेंसी आएगी तब उसको पहले परमिशन लेना होगा। Only then it can stop there, only then it can halt there in the territorial waters, है ना। तो उसको वहाँ से पास होते हुए किसी भी प्रकार का कोई युद्धाभ्यास नहीं करना है, किसी भी प्रकार की कोई वॉर पोस्चरिंग नहीं करना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप वॉर अभ्यास, आप तो वॉर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वॉर ड्रिल नहीं करेंगे, युद्धाभ्यास नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई ऐसा संकेत नहीं देंगे, उकसावे वाला संकेत, है ना। आजकल जैसे चीन बड़ा उकसावा दे रहा है ना भारत को ईस्टर्न लद्दाख में, तो अर्थात उस प्रकार का उकसावे की कार्रवाई या क्रिया कोई भी वहाँ से जहाज पास होते हुए नहीं कर सकती है। उकसावे की क्रिया क्या होगी, अर्थात जब वहाँ से वो निकल रहा है, वॉरशिप निकल रहा है, तो उस पर टैंक, उस पर आप जानते हैं तोपें लगी रहती हैं। अब तोप किस प्रकार से उकसावे वाले इंस्टिगेट करेगा, आप जानते हैं अ टैंक हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोपेल इटसेल्फ इन ऑल डायरेक्शंस, अपने आप को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इवन फायरिंग भी कर सकता है ना, मॉक फायरिंग भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज इंस्टिगेशन, है ना। तो अर्थात इस प्रकार के उकसावे की कार्रवाई में वो हिस्सा नहीं ले सकता, और करेगा तो उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा, है ना। सम काइंड ऑफ एक्शन विल बी फॉलोड, यानी वो हो सकता है कि टेरिटोरियल वाटर्स को ही ब्लॉक कर दे जिस देश का है, या बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट वो एक्सप्रेस करे, या वो पेनल्टी को डिमांड करे फ्रॉम द डिफॉल्टिंग स्टेट, है ना। तो उससे वो दंड का जुर्माना